नमस्कार दोस्तों, वीएच न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजहर अंसारी। खबर दिल्ली के मंगोलपुरी से, जिसने एक तरीके से पूरे देश में भूचाल ला दिया है। ट्विटर पर इसे लेकर जमकर चर्चा हो रही है। खबर है रिंकू शर्मा की, जिनकी हत्या कर दी गई, और अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा बुरी तरह से ट्रेंड कर रहा है। खुद पॉलिटिकल एनालिस्ट शहजाद पूनावाला बता रहे हैं, सीधा उन्हीं से सुनते हैं। जो एक बहुत आम और साधारण सा लड़का था, वो बजरंग दल में और संघ परिवार से जुड़ा हुआ था, ये बात सामने निकल कर आई है। पर एक बहुत ही सीधा साधा लड़का, जिसको इतनी निर्ममता से, इतनी बेरहमी से, इतनी क्रूरता के साथ एक मॉब आकर मार देती है, एक भीड़ आकर उसे मार देती है, उसके पीठ में छुरा घोंप देती है, उसके घर में घुसकर उसके माँ बाप के साथ, उसके परिवार के साथ हाथापाई करती है, सिलेंडर तक निकालकर उसे ब्लास्ट करने की कोशिश की जाती है, और फिर उसे पीट पीट कर, और वो पूरी सड़क जो है, वो पूरा इलाका जो है खून से लथपथ हो जाता है। और वो तस्वीर आपने देखी होगी कि किस तरीके से वो खंजर, वो चाकू, बहुत ही तेज, इतना हथियार उसकी पीठ में लगा हुआ था, और कैसे वो, उसका बदन और उसके कपड़े खून से लथपथ थे। वो दृश्य और उसके वीडियोस आज भी और अभी भी जब हम देखते हैं तो कांप उठने वाली स्थिति पैदा होती है। अब इस पूरे मामले में पहले तो मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं, क्योंकि तथ्य बहुत जरूरी है, और फिर उसके बाद कुछ बुनियादी सवाल रखना चाहता हूं। शुरुआत से ही रिंकू के परिवार का ये कहना है कि क्योंकि रिंकू एक विशेष धर्म से था, क्योंकि रिंकू एक राम मंदिर चंदे के अभियान से जुड़ा हुआ था, राम मंदिर के साथ, और वो एक हिंदू है, इसीलिए उसको सिलेक्टिवली टारगेट किया गया। और परिवार का ये कहना है कि ये पूरी तरीके से कॉम्युनल किलिंग है। और मैं इसको आपको सत्यापित करता हूं। जो मनु शर्मा है, उनके भाई, वो कहते हैं कि मेरे भाई को इसलिए मारा गया क्योंकि वो संघ से थे, और आखिरी सांस लेते हुए भी उन्होंने जय श्री राम बोला। उनके दोस्त विशाल का ये बयान है कि कई बार वो हनुमान चालीसा और इन तरीके के कार्यक्रम में जाते थे, और इसी से दरअसल आपत्ति थी। जिन लोगों को अब पकड़ा गया है, 4 लोगों को पकड़ा गया है, या जो उनके हमलावर है, जो उनके अक्यूज्ड है, उन लोगों को दरअसल इसी बात से आपत्ति थी कि रिंकू हनुमान चालीसा के कार्यक्रम में जाता था, वो शोभा यात्रा में शामिल होता था, वो राम मंदिर के को लेकर कार्यक्रमों में भाग लेता था। और जो शिकायत है, परिवार की शिकायत, उनकी माताजी का बयान आपने सुना होगा, रिंकू शर्मा जी की माताजी का बयान भी आ चुका है। वो भी यही बात कह रही है कि मेरे बेटे की इन्हीं इन्हीं गतिविधियों से लोग, जो ये जो हत्यारे थे, वो परेशान थे, और वो लगातार उन्हें इसी बात के लिए चेतावनी और एक तरीके से धमकी दे रहे थे। शिकायत में परिवार की ओर से लिखा गया है, क्योंकि रिंकू राम मंदिर निधि यात्रा और हनुमान चालीसा पाठ, ये हर हफ्ते इसमें शामिल होता था, तो इसी की वजह से हत्यारों ने इस पर, आरोपियों ने और हत्यारों ने इन पर हमला किया। तो ये सारे सबूत या ये सारे बयान परिवार की ओर से आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है, और ये बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली पुलिस और जो भी जांच एजेंसी हैं, उनको ये पूरी तरह से जांच करना चाहिए और पता करना चाहिए कि इस हमले के पीछे साजिश क्या थी। पर एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एफआईआर में, जहां तक एफआईआर को मैंने देखा है, तो उसमें भी, एफआईआर में, दिल्ली पुलिस की एफआईआर में भी कहा गया है, और आप समझ सकते हैं इस बात को, कि वो कहते हैं कि इनके साथ, परिवार के साथ दशहरा पर राम मंदिर पार्क में प्रोग्राम को लेकर आपस में कहासुनी हो गई थी, और उसी दिन से ये लोग, मतलब आरोपी जो लोग हैं, जिन आरोपियों के नाम लिए गए हैं, जैसे कि इस्लाम मेहताब, नत्तू जाहिद, नसरुद्दीन, ये सारे जो लोग हैं, ये उसी दिन से, ये लोग गली से आते जाते समय टोकते थे और टोट कसते रहते थे, और ये कहकर निकल जाते थे कि देखिए, इन मतलब कि इनको ठीक करेंगे। ये इस तरीके की बात एफआईआर में भी आई है कि
दरअसल ये शुरुआत इसकी दशहरे के दिन से हुई थी, और जब वो राम मंदिर पार्क में इस कार्यक्रम में शामिल हुआ था, और तभी से ये रंजिश शुरू हुई थी और देख लेने की बात भी की जा रही थी। तो पिछले कुछ महीनों से वो एक तरीके से इनके निशाने पर था, और एक तरीके से उनको, रिंकू शर्मा को सिलेक्टिवली टारगेट किया गया। और ये जो उनका एसोसिएशन है राम मंदिर निधि यात्रा से या हनुमान चालीसा पाठ से या संघ परिवार से वो जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं वो फैक्टर था, ऐसा परिवार कह रहा है। ये उनका आरोप है। अब दिल्ली पुलिस इसकी जांच करेगी, पर कुछ बड़े प्रमुख सवाल जो हम इस स्टेज पर पूछ सकते हैं, और वो सवाल इस तरीके से हैं। पहले, रिंकू शर्मा के तो मामले में जो तथ्य निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे, पर अंकित सक्सेना, हीना तलरेजा, प्रशांत पुजारी, विधि जैन, विष्णु गोस्वामी, मनहर वरिया, अमित गौतम, वी रामलिंगम, ध्रुव त्यागी, चंदन गुप्ता, ट्विंकल शर्मा, भरत यादव, मधु चिंकड़ी, रिया गौतम, दिलबर नेगी, निकिता तोमर, अंकित शर्मा, आईबी अफसर अंकित शर्मा, इन तमाम लोगों की भी हत्या के मामले, और कई सारे मामले दिल्ली से ही है, वो भी हमारे सामने है। क्या इन तमाम मामलों में भी कोई ऐसा सिलेक्टिव कम्युनल एंगल नहीं था? क्या उसको भी नकार दिया जाएगा? जो एक के बाद एक कई लोगों ने इन केसेस को डॉक्यूमेंट किया है। मुझे याद आ रहा है कि स्वराज्य मैगजीन की एक पत्रकार है स्वाति गोयल, आनंद रंगनाथन साहब है, लगातार वो डॉक्यूमेंट करते हैं कि किस तरीके से केवल और केवल एक हिंदू को निशाने पर लिया जाता है भीड़ के द्वारा। और ऐसे कई सारे केसेस हैं, और बहुत सारे केसेस हैं, वो पूरे देश से वो केसेस निकल कर आते हैं। तो जब वो इतने सारे केसेस, और आज रिंकू शर्मा का भी केस निकल कर सामने आया है, और इतने क्लियर कट केसेस ऑफ कम्युनल किलिंग सामने आते रहते हैं हर स्टेज पर, तब ये नॉट इन माय नेम वाली जो मंडली है, जो ये कहती है कि केवल और केवल एक समुदाय की लिंचिंग होती है, और वो लिंचर एक समुदाय से होता है और लिंचिंग एक ही समुदाय के लोगों की होती है, तो वो नॉट इन माय नेम वाली लॉबी क्यों आज इन केसेस जिनके मैंने नाम लिए हैं उनके लिए लिंचिंग के नाम पर अभियान शुरू क्यों नहीं करती? क्या किसी गैर मुस्लिम की, चाहे अगर उसका नाम अखलाक ना हो, पहलूकान ना हो, और उसका नाम मान लीजिए अंकित शर्मा हो, उसका नाम मान लीजिए रतन लाल हो, उसका नाम मान लीजिए रिंकू शर्मा हो, क्या अगर ऐसे लोगों की लिंचिंग की जाती है तो क्या ये लिंचिंग कोई कम है उन लिंचिंग से? अखलाक और पहलूकान की लिंचिंग से कम है क्या? तो ये जो तथाकथित सेकुलर लॉबी है वो चुप क्यों बैठ जाते हैं? क्यों उनके हैशटैग नहीं चलते हिंदुलाइज मैटर? क्यों ये लोग नहीं कहते कि नॉट इन माय नेम? क्यों ये लोग अवार्ड वापसी नहीं करते? क्यों इनके प्लाकार्ड नहीं आते? क्यों इनकी शाइयां सूख जाती है? और वो जो लोग कहते हैं जय श्री राम युद्ध घोष बन चुका है, पत्र लिखते हैं, वो इस मामले पे, इस लिंचिंग पर क्यों चुप हो जाते हैं? जो इस्लामोफोबिया का कार्ड खेलते हैं वो ये क्यों नहीं बताते कि ये हिंदू फोबिया किलिंग हो गई? तो एक लिंचिंग पर तो बोलना, और दूसरे लिंचिंग पर चुप्पी साध लेना, सेकुलर चुप्पी साध लेना, क्या यही सेकुलरिज्म है? क्या ऑल लिंचिंग्स आर नॉट इक्वल और सम लिंचिंग्स आर मोर इक्वल देन अदर्स? मतलब कि अगर लिंचिंग अखलाक की होती है तो उस पर आप चिल्लाएंगे, अभियान छेड़ेंगे, और लिंचिंग अगर रिंकू शर्मा जैसे किसी व्यक्ति की होती है, अंकित शर्मा की होती है, तो आप उस पर पूरी तरीके से खामोश हो जाएंगे। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? सवाल ये भी बनता है कि आज अगर इस तरीके का, अब दिल्ली पुलिस कह रही है कि डोंट जंप टू कंक्लूजन, बहुत अच्छी बात है, दिल्ली पुलिस की बातों को मानना भी चाहिए। दिल्ली पुलिस कह रही है हम जांच कर रहे हैं, हमें देखने दीजिए कि इसमें कौन सा एंगल है या नहीं। परिवार का आरोप है कि इसमें एक सांप्रदायिक एंगल है, दिल्ली पुलिस कह रही है हम इसकी जांच कर रहे हैं। मान लीजिए यही चीज दिल्ली पुलिस अगर कहती है, और अगर विक्टिम कोई अली या मोहम्मद होता और अग्रेसर का नाम हिंदू के नाम से होता, और यही चीज अगर दिल्ली पुलिस उस केस में कहती कि सांप्रदायिक एंगल की जांच अब हो रही है, इसके निष्कर्ष पर मत पहुंचिए, हम देखेंगे ये है या नहीं है, तब दिल्ली पुलिस को क्या क्या कहा जाता है इनकी मंडली के द्वारा, इनकी लॉबी के द्वारा? ये जब दिल्ली पुलिस, यही दिल्ली पुलिस राइट्स की जांच करती है,
जो दिल्ली के दंगे हुए इसकी जांच करती है और उसमें हिंदू मुस्लिम सब पर कार्रवाई होती है, उमर खालिद पर भी कार्रवाई होती है, अकबरी बेगम के हत्यारे पर भी कार्रवाई होती है, तब इसी दिल्ली पुलिस को सांप्रदायिक कहा जाता है, अमित शाह और मोदी की पुलिस कहा जाता है। इनको गालियां दी जाती है, इनके ऊपर पत्थर बरसते हैं, इनको गोलियां से दागा जाता है, इनके ऊपर रेड फोर्ट पे हमला किया जाता है, तब इनके मन में इनके लिए दिल्ली पुलिस के लिए एक इतना सा भी संवेदना इनके मन में नहीं आती है। और आज दिल्ली पुलिस के इस बयान पर तो ये लोग बहुत खुशी जश्न मना रहे हैं, पर दिल्ली पुलिस जब किसी और मामले में ये बात बोलती तब वो उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। तो ये दोहरा चरित्र, दोहरे मापदंड, ये भी सामने निकल कर आ रहा है। और सवाल नंबर 3 ये भी उठता है कि ये दरअसल ये क्या हमारे देश में एक माइंडसेट बन चुका है कि यदि हिंदू पर उत्पीड़न होगा तो फिर उस उत्पीड़न पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, पर अगर उत्पीड़न किसी अल्पसंख्यक समुदाय पर होगा तो उस पर तो ये लोग चीख पड़ेंगे। तो सेकुलरिज्म की परिभाषा इस तरीके की परिभाषा क्यों है? क्या हिंदू लाइव्स मैटर नहीं करते? ये दोहरा चरित्र, ये दोहरा रवैया क्यों है? सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर ये अखलाक होता, पहलू खान होता, तो विपक्ष के सारे नेता पहुंच जाते उसके घर पर, अनाउंसमेंट्स हो जाती। आज वो विपक्ष के लोग कहाँ हैं? वो ट्वीट्स कहाँ हैं? वो हैशटैग कहाँ है? वो मंडली कहाँ है? वो प्लेकार्ड कहाँ है? वो अवार्ड कहाँ है? तो दरअसल लिंचिंग तो केवल बहाना है सेकुलरिज्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति को चमकाना है। इसीलिए कुछ लिंचिंग्स को तो मुद्दा बना दिया जाता है और कुछ लिंचिंग्स पर सेकुलर खामोशी हो जाती है। और सवाल ये भी है कि कब तक ये एक माइंडसेट जो है हिंदू फोबिक माइंडसेट, कभी राम मंदिर को लेकर अनाप शनाप बोलना कि राम मंदिर अच्छे हिंदू नहीं चाहते, कभी राम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करना कि राम का कोई अस्तित्व नहीं, कभी राम मंदिर को लटकाने अटकाने भटकाने के लिए साजिश रचना, कभी भूमि पूजन पर रोक लगाने के लिए साजिश रचना, कभी ये कह देना कि कौन से कमरे में पैदा हुए श्री राम, कभी ये कह देना कि देखिए राम भक्त जो होते हैं जो चंदा ले रहे हैं वो चंदा का पैसा दारू में इस्तेमाल करते हैं शाम को। अभी अभी कांग्रेस के एक एमएलए मध्य प्रदेश में कांतिलाल भूरिया ने ये बात कही थी। बार बार हिंदू टेरर, हिंदू लिंचर, जय श्री राम युद्ध घोष, जय श्री राम को लेकर आपत्ति महसूस दर्ज करवाना, कहना कि ये कम्युनल है, ये सांप्रदायिक है। अगर कोई गर्व से कह दे कि मैं हिंदू हूं तो उसको सांप्रदायिक बना देना, बार बार एक हिंदू फोबिक माइंडसेट को सामने दिखाना, बार बार हिंदुओं को एक तरीके से अलग कर देना, हिंदुओं को कॉर्नर में डाल देना, हिंदुओं पर लगातार अपमान करने वाली बातें कहना, हिंदुओं के साथ हमेशा उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाना, हिंदुओं को गाली गलौज करना, हिंदुओं के ऊपर एक तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र रचना, क्या ये इसी का नतीजा नहीं है कि ये जो सारी जो मैंने आपको लिस्ट गिनवाई है ये सारी चीजें सामने निकल कर आई और इसके ऊपर एक शब्द भी नहीं बोला जाए? आज सवाल केवल रिंकू शर्मा जी की बात का नहीं है, पर रिंकू शर्मा एक ट्रिगर पॉइंट है कि रिंकू शर्मा के नाम पर आज हमें एक होना पड़ेगा। मैं खुद मुसलमान हूं और यदि मेरी बात आपको सुनाई दे रही है तो मुझे बताना, क्या जो लोग वोट बैंक की राजनीति करने के लिए पीड़ितों में भी धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं, क्या ये सही सेकुलरिज्म है? जो लोग पीड़ित का धर्म और जात देखकर अपना आक्रोश प्रस्तुत करते हैं, क्या ये सेकुलरिज्म है? जो लोग अखलाक के घर पहुंच जाते हैं पर रिंकू शर्मा के साथ खड़े होने में संकोच करते हैं या उसमें 10 तरीके के कंडीशंस निकालते हैं, क्या ये सेकुलरिज्म है? लिंचिंग की बात अगर होनी चाहिए तो सारे लिंचिंग की बात, और केवल एक समुदाय को लिंचर और एक समुदाय को पीड़ित बताना और फिर वैमनस्य पैदा करना और भेदभाव पैदा करना और डिवाइड एंड रूल करना, डर का माहौल बनाने की पेशकश करना, इस्लामोफोबिया का वातावरण है, ये झूठा नैरेटिव फैलाना, आज इसको बंद करना पड़ेगा। रिंकू शर्मा जी की हत्या के पीछे कौन जिम्मेदार है, साजिश है, नहीं है, क्या इसके तथ्य हैं? दिल्ली पुलिस पर मुझे पूरा भरोसा है, पर आप दिल्ली पुलिस पर तब भी भरोसा कीजिए जब वो दंगों की जांच करती है। आप दिल्ली पुलिस पर तब भी भरोसा कीजिए जब वो 26 जनवरी की जांच करती है। आप दिल्ली पुलिस पर तब भी भरोसा कीजिए जब वो पूरा सच निकाल कर देती है दूसरे मामलों में। चयनात्मक सेकुलरिज्म इज नॉट सेकुलरिज्म, सिलेक्टिव सेकुलरिज्म।
और ये जो हिंदू फोबिक माइंडसेट बन चुका है कि हिंदू को जब तक नहीं देंगे गाली तब तक नहीं मिलेगी वोट बैंक की ताली, अब इसको बंद करना होगा, क्योंकि ये सेकुलरिज्म नहीं, ये केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति है। और इसका वैक्सीन अब खोजना बहुत जरूरी हो चुका है, वरना ये तुष्टीकरण का वायरस इस देश को, इस समाज को ग्रसित करके बर्बाद कर देगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर बात अच्छी लगी हो इसको प्लीज शेयर कीजिएगा। ये YouTube के चैनल पर भी लगेगी, कू ऐप पर भी ये वीडियो जाएगी, वहां पर भी इसको शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। तो परिवार का आरोप है कि रिंकू शर्मा मरते वक्त भी जय श्री राम बोलते रहे और अब सोशल मीडिया पर इसे लेकर खासा गुस्सा है। कंगना रनौत समेत कई लोग इस मामले पर #जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा के साथ ट्वीट कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।